Good afternoon, students. So today's topic which I'm gonna teach you is work energy principle. Okay बच्चे, तो जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है that is work energy principle. तो मैं इसकी हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चे ये इस चैप्टर में से प्रिंसिपल। ओके बच्चे, तो देखिए इसकी सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट आपकी क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क डन बाय अ फोर्स measures the change in kinetic energy of the body। तो क्या बोलता है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्स द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जितना वर्क डन एक बॉडी का वर्क डन बाय अ फोर्स, जो एक फोर्स कितना वर्क डन करती है वो क्या बताएगा आपको कि कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ रहा है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। लास्ट रिजल्ट आपको इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करेंगे बच्चे डेरिवेशन। क्या स्टार्ट करेंगे इसकी डेरिवेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे डेरिवेशन। तो आपने कुछ चीज़ों को लेट करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे हम कुछ चीज़ें। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ MUF&DS वेक्टर। तो ये M का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, U का मतलब क्या है और DS का मतलब क्या है, ये चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ बच्चे। M का मतलब होगा मेरी, जो मैं बॉडी की बात करूँगा, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चे। U आपको पता है बच्चे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसके बाद बच्चे तीसरा चीज़ क्या आ रही है, F। तो F क्या होगा हमारा बच्चे, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस डायरेक्शन आपकी बॉडी मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में आपको अपने फोर्स भी लगाना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चे। लास्ट में आता है बच्चे DS। तो DS क्या होता है बच्चे, आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। D का मतलब क्या होता है, स्मॉल। S का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब बच्चे इसको जब हमें डिराइव करना है आगे, हमने सबसे पहले क्या लिखना है, जो हमने इमेजिन करना है कि जो ये हमारा F है ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किससे हम डिनोट करेंगे, वर्क को W से। स्मॉल और अमाउंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल d। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय। तो कैसे उसको हम बच्चे मेंशन करेंगे, गिवन बाय। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चे DW। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FS। हमने F तो नॉर्मल हमने फोर्स रखना है, पर यहाँ S की जगह पर मैं क्या लूँगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, D ऑफ S। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, FE वेक्टर और DS भी ऐसे। तो बच्चे जब वेक्टर फॉर्म डॉट प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जब हटता है, ये डॉट हटेगा तो यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, FDS कॉस ऑफ थीटा। बच्चे ये चीज़ याद रखना, एक रफ में बताता हूँ आपको। अगर ऐसे लिखा होता F क्रॉस S या DS लिखा होता, तो अगर इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अगर FDS क्रॉस लिखा होता तो आता FDS वेक्टर को हटा देते हैं हम, दोनों के ऊपर वाले जो हमने एरो लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आता है साइन थीटा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई वाला साइन होता है दो के बीच में, तो साइन आता है साइन थीटा। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों के बीच में, तो आता है कॉस थीटा। अब देखो बच्चे यहाँ पर हमने क्या लेना है, थीटा को। आपको पता है अगर मैं थीटा को, नॉर्मली हम सारे क्वेश्चन डेरिवेशन में दो ही वैल्यूज लेते हैं, या तो थीटा को मैं लेता हूँ 0 या फिर थीटा को मैं लेता हूँ 90 डिग्री। अब बच्चे अगर 90 डिग्री में लूँ यहाँ पर कॉस को, तो कॉस 90 होता है मेरा 0। अगर कॉस 90 मेरा 0 वैल्यू है तो मेरा सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थीटा को क्या लूँगा, 0। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, DW इक्वल टू F डॉट DS, डॉट नहीं लिखेंगे, सीधे F DS और कॉस ऑफ कितना लूँगा मैं यहाँ पे बच्चे, कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्योंकि अगर मैं 90 लूँ तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो सारा का सारा एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं कॉस 0 ले रहा हूँ। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या बनेगा, FDS इंटू 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इक्वल टू FDS इक्वल टू DW। ठीक है बच्चे। अब F को आपने चेंज करना है। आपको पता है वी नो
आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के लॉ में आपने किया है, सेकंड लॉ में। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, एम इंटू ए, ये एम इंटू ए यहाँ पर पुट कर देना है एफ की जगह पर। ठीक है बच्चे, आगे क्या आ जाएगा, डी एस, आगे क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, डी ऑफ एस। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है बच्चे ए, मैंने आपको बताया हुआ पहले से, जो हमारा एस होता है, एस अगर मैं उसको डी की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ डी एक्स वाई डी टी। और अगर मैं ए को लिखना चाहता हूँ, ए एस होता है हमारा स्पीड या वेलोसिटी की बात करूँ तो वो होता है एक्स का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या आ जाता है, यहाँ पर ये वाला एस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो डी एस बाई डी टी आ जाता है। ठीक है, डी एस की जगह हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वर्ड डी वी, डी वी का मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एस की जगह आप इसको वी भी लिख सकते हैं, वी और एस का मतलब एक ही है, डी एक्स बाई डी टी। तो ए मेरा किसके बराबर होता है, डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम तो ऐसे ही रहेगा, पर ए किसके बराबर हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। इनको बच्चे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे लेफ्ट में, बिकॉज ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला, डी वी बाई डी टी ये वाला फॉर्मूला, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब ये लिखने के बाद बच्चे आपको पता है कि हमने आगे करना है, इसमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन से पहले आपने एक स्टेप लगाना है, हमने एम को क्या करना है, इस डी एस को यहाँ शिफ्ट करना है, डी वी को बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा मेरा, एम इक्वल टू डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। आपको मैंने अभी ऊपर बताया डी है ना, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी हमारा क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी के बराबर। डी एक्स बाई डी टी लिखूँ या डी एस बाई डी टी लिखूँ, हमारा किसके बराबर आता है, वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी मेरा, डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एस का मतलब है डिस्टेंस यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके बराबर होता है, वी के बराबर। तो ये मेरे किसके बराबर हो जाएगा, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे वी। ठीक है, तो ये मेरा एम बन जाएगा, एम इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा, वी, ये वी के बराबर हो जाएगा, और डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो तीन चीज़ें क्या बन जाएंगी आपकी, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम वी डी वी। अब क्या करना है अपने बच्चे, ये डी डी है, ये स्मॉल एम डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन है, मुझे पूरा वर्क डन निकालना है। अगर पूरा निकालना है, ये स्मॉल है सिर्फ, अगर पूरा निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब लिमिट्स क्या लगाएंगे, लिमिट्स क्या होंगी इसमें, v की लिमिट लगाएंगे। तो v क्या है, वेलोसिटी है, तो स्टार्टिंग में कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, टू फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v। तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स u टू v, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए बच्चे यहाँ से, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन u से v m v डी वी। अब देखिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो d के साथ टर्म होती है, जैसे v की हो रही है, तो इंटीग्रेशन भी किसकी होती है, उसी की होती है। यानी कि यहाँ dv लिखा है, तो इंटीग्रेशन किसकी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ v की। तो m की नहीं हो सकती, तो m कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो m कैसे आ जाएगा बाहर, m बाहर आ जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन u से लेके v, और यहाँ पर क्या बचेगा, v डी वी, क्या बचेगा, v डॉट डी वी। तो यहाँ पर m ऐसे कैसे रखिए, तो v के लिए क्या बनेगा, आपको बच्चे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स लिखते हैं जब, उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका मतलब जैसे मैं लिखूँ एक्स की पावर स्क्वायर को मैंने इंटीग्रेट करना है, तो एन क्या है यहाँ पर मेरा 2, तो यहाँ पर मैं आंसर क्या लिखूँगा इंटीग्रेशन के बाद, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3। वैसे यहाँ पर मेरे पास v है, तो v की पावर क्या है मेरा 1, तो v डी वी है, तो यहाँ पर मैं इसको m को बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेट जब करूँगा तो क्या बनेगा, v की पावर 1 प्लस वन, v की पावर 1 प्लस वन अपॉन नीचे भी 1 प्लस वन, तो क्या बन जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन 2, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डी टू, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ये वर्क डन इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई 2। पर बच्चे जब आपने इंटीग्रेशन की ना, इसमें लिमिट भी लगी हुई है, ये u से लेके v, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ऐसे ब्रैकेट लगा के इसमें लिमिट भी लगानी पड़ती है। पहले इंटीग्रेशन में u से v लिखा होता है, अब इसमें कैसे लगाते हैं, यहाँ से u, यहाँ से v। अब आपका आंसर जो आया ना, इसमें आप इसको कैसे लिखोगे, ये v स्क्वायर बाई 2 को u से v। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज में कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा वर्क डन किसके बराबर आया बच्चे, यहाँ पर देखिएगा मेरा वर्क डन किसके बराबर आया, वर्क डन आया मेरा बच्चे, m बाहर था और क्या था, v स्क्वायर बाई
2 आया था मेरे ख्याल से शायद से, अपॉन इधर से ब्रैकेट में लिमिट लगी थी u से लेके v। बच्चे 2 भी कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा m/2। क्या बन जाएगा बच्चे मेरा m/2, ये 2 बाहर आ जाएगा मेरा, तो क्या बचा अंदर मेरा v²। और इसकी लिमिट क्या बनेगी u से लेके v तक। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, इसको m/2 को ऐसे ही लिखूंगा, जो ये वैल्यू है ना इसमें इसको कहते हैं हम, ऊपर वाली वैल्यू कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं अपर लिमिट। और नीचे वाली लिमिट को क्या कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं लोअर लिमिट। तो सबसे पहले जो ये वेरिएबल होता है इसमें इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पर v है और यहाँ पर भी v है, तो इस v के अंदर पहले मैं ये वाला v डालूंगा, अपर लिमिट इसके अंदर डालूंगा। अगर यहाँ लिखा होता 1 से 2 तो मैं क्या लिखता, v की जगह पर क्या आया था मेरा 2 आ जाता। जैसे मैं ऐसा लिखा होता 2 v लिखा होता और यहाँ से होता 0 से 2, तो इधर पहले अपर लिमिट डालता है इसके अंदर। अगर v² होता तो पहले क्या डालता v की जगह पर अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ये डालता 2 की वैल्यू इस v के अंदर, तो 2 की पावर का स्क्वायर हो जाता है क्योंकि v का भी स्क्वायर हो रहा है 2 का भी स्क्वायर हो रहा है। माइनस करना है फॉर्मूले में, फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ डालता मैं 0 का स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर डालिए अपर लिमिट क्या है v के अंदर v डालिए तो v की पावर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपके बच्चे यहाँ पर u है, तो इसकी जगह पे u पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा u²। आई होप कि इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर अब बन गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड पर वर्क डन सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए v² माइनस u² बना है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 1/2 mv² माइनस, अब ये m/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अभी इससे किया, अब इसको आगे वाले से कीजिए तो फिर से माइनस 1/2 mu²। आपको पता है बच्चे ये काइनेटिक एनर्जी होती है ना, 1/2 mv² ये भी है, पर ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल वाली है। तो हम इसको लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस u है इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होती है वर्क डन। ठीक है, तो बेसिकली 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो किसका होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो हमारी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी तो यही था ना, स्टेटमेंट क्या थी उसमें याद कीजिए। तो मैं पिछला पेज फिर से दिखाया था आपको, तो क्या लिखा था देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्स द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो वर्क डन किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बच्चे यहाँ पर यही आया ना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ आ गई है चीज़। अगर कोई डाउट होगा फिर भी तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। इसका अगला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ।